गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के थर्ड लेक्चर में आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात करेंगे। आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट टॉपिक है आज का नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है? रेडिएशन इज the emission and transmission of energy through space in the form of waves। यानी रेडिएशन जो है इमिशन और ट्रांसमिशन हो रहा है किसकी फॉर्म में? वेव्स की फॉर्म में। वेव्स कंसिस्टिंग ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड which are perpendicular to each other or and perpendicular to the direction of propagation of the waves is known as electromagnetic waves। तो बच्चों यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक डेफिनेशन आपको दे दिया गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स consisting of oscillating electric and magnetic field which are perpendicular to each others and perpendicular to the direction of propagation of waves is known as electromagnetic waves। एक डायग्राम से समझ लेते हैं हम इसको। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आपको बताया है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आपको ये डायग्राम दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जहां पर जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो आपके साथ डिस्कस की है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है, तो जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वो ये रहती है। दे आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे आगे जाएगी वो यहां पर समझाया गया है। वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चों वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में हम बात करेंगे वेवलेंथ की। वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, वेवलेंथ। सेकंड वन इज फ्रीक्वेंसी न्यू। Third one is the velocity is representing by c। Fourth one is the wave number। Wave number को हम represent करते हैं न्यू बार से। And time period कैपिटल T, टाइम पीरियड। तो बच्चों ये जो 5 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वेव की, वन बाय वन हम सभी को डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक से। व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ क्या होता है बच्चों? तो सबसे पहले आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा। वेवलेंथ क्या है? इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट ऑफ थ्रॉट ए वेव। तो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है आपका? वेवलेंथ। और दो सक्सेसिव क्रेस्ट क्या होते हैं वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं जब हम किसी एक वेव का डायग्राम देखेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ वेवलेंथ क्या होता है बच्चों? मीटर। अब इसकी स्मॉल फ्रैक्शन यूनिट जो है वो कौन कौन सी होगी? माइक्रोमीटर, नैनोमीटर एंड पिकोमीटर्स। द स्मॉल फ्रैक्शन यूनिट्स ऑफ द मीटर इज माइक्रोमीटर, नैनोमीटर और पिकोमीटर्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द वेवलेंथ। वेवलेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए हम इन स्मॉल फ्रैक्शन यूनिट्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट यहां पर देखिए, दो सक्सेसिव क्रिस्ट के बीच का जो डिफरेंस है उसको हमने क्या बोला था? वेवलेंथ। ये देखिए, ये क्रिस्ट है, ये क्रिस्ट है। दो सक्सेसिव क्रिस्ट के बीच का जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं? वेवलेंथ, लैम्डा। या दो सक्सेसिव थ्रो के बीच का डिफरेंस, ये दो सक्सेसिव थ्रो के बीच का डिफरेंस जो है वो क्या है बच्चों? लैम्डा। समझ में आ गया वेवलेंथ क्या होगा? नेक्स्ट, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव? अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों? फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकंड। एक पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। द ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज।
फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होगा, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव, किसी भी वेव का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो यहां पर देख सकते हैं हम, जब हम तो क्रिस्ट की बात कर रहे हैं, ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, देखो एक पूरा का पूरा जब वेव कंप्लीट हो रहा है, वो यानी एट ए पर्टिकुलर टाइम में कितना पास हो रहा है, वो उसकी बताता है फ्रीक्वेंसी को। ये हाई फ्रीक्वेंसी बता रहा है क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी फास्ट है, बहुत सारे वेव जो है वो बहुत फास्ट जा रहा है ना पर्टिकुलर टाइम में, जबकि यहाँ पर ये लो फ्रीक्वेंसी है क्योंकि देखो यहाँ नंबर ऑफ वेव्स का जो पास हो रहा है ना पर्टिकुलर टाइम में वो कम है, जैसे 1 2 3 है, जबकि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दिस। तो यहाँ पर जो पहला वाला डायग्राम है आपको क्या बता रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स है। सेकंड डायग्राम क्या बता रहा है, लो फ्रीक्वेंसी वेव्स है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक पॉइंट से कितनी वेव्स पास होती है वही उसकी फ्रीक्वेंसी को बताता है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, व्हाट इज द वेव नंबर? द नेक्स्ट डेफिनेशन इज वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। वेव नंबर ऑफ ए वेव इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट डिस्टेंस। यूनिट डिस्टेंस में कितनी नंबर ऑफ वेव्स है वही क्या बताता है, वेव नंबर। वेव नंबर इट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का उल्टा होता है। वेव नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू बार से। म्यू बार इक्वल टू क्या होता है, 1/λ। इट इज एक्सप्रेस आइदर इन मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि आप वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर से या सेंटीमीटर से। तो न्यू बार इक्वल टू क्या होगा, 1/λ, मतलब मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। समझ में आ गया? नेक्स्ट, व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव? एम्पलीट्यूड क्या होता है किसी वेव का, उसको समझने के लिए आपके पास एक वेव का डायग्राम यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है कि ये जो है ना, ये एक क्रिस्ट एंड थ्रो से कंप्लीटली ये आपको एक वेव बन गया। ये एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या है, ये दिस इज योर एम्पलीट्यूड हियर। Amplitude of a wave is the height of the crest or depth of the throw of a wave। एक वेव के क्रिस्ट का हाइट या थ्रो का डेप्थ क्या होता है बच्चों, एम्पलीट्यूड। तो ये कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशंस है ना, वो क्लियर कर लेना जरूरी है यहां पर। समझ में आ गया है व्हाट इज एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट, व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ द वेव? वेव का टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, उसका डेफिनेशन है, टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन साइकिल। टू कंप्लीट वन साइकिल इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ द वेव। एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। इट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। नेक्स्ट, द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव। यहां पर हमें एक रिलेशनशिप देना है किसके बीच में, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो हमें पता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशनशिप दे सकते हैं, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ ए वेव आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन है, न्यू इक्वल्स टू c/λ, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। न्यू क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड लैम्डा क्या है आपका, वेवलेंथ। एक्चुअली ये कैसा होता है, न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखेंगे यहां पर, तो वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ न्यू इक्वल टू क्या हो गया, c/λ, जहां c क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव या वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। द यूनिट इज इंपॉर्टेंट हियर। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है बच्चों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है उसका डेफिनेशन। अरेंजमेंट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को उनके इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है, उनका एक अरेंजमेंट है। अगर आप वेवलेंथ का इंक्रीमेंट बोल दो या फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजमेंट बोल दो, मीनिंग इज सेम बिकॉज वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी बोथ आर अपोजिट टू वन अनदर। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कैसा होता है, यहां पर आपको पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिखाया गया है बच्चों। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम देखते हैं कि इधर ये क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है बच्चों, फ्रीक्वेंसी, और इधर अपोजिट में जा रहे थे यहां क्या बढ़ रहा है, वेवलेंथ। इधर वेवलेंथ बढ़ रहा है और इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो आपको देखना है फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज्यादा किसकी है, गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर यूवी रेज, और इसके बीच में पूरा विजिबल स्पेक्ट्रम आएगा हमारा विबग्योर। विबग्योर सारे के सारे कलर्स आ जाते हैं। फिर ये इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव्स, एफएम रेड, एफएम या एएम, ये सभी क्या होता है स्टूडेंट्स, रेडियो वेव्स है, और फिर लॉन्ग रेडियो वेव्स है। यानी अगर आप गामा रेज से रेडियो वेव की तरफ जा रहे हैं तो आपका वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो रहा है, व्हाइल फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीज हियर, बिकॉज वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और ये जो बीच में यूवी और आईआर के बीच में जो है ना, वो आपका कौन सा है, विजिबल स्पेक्ट्रम है ना, विजिबल रेंज है 400 से लेके 700 तक नैनोमीटर तक जो आपका है वो कौन सा है, विजिबल स्पेक्ट्रम का रेंज है। तो दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज इंपॉर्टेंट हियर। आपको कभी भी एग्जाम में आ सकता है कि किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा और किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। तो स्पेशली गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, आईआर, माइक्रोवेव, एफएम एंड एएम, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। दिस इज एन इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एक एग्जांपल्स देखते हैं बेटा यहाँ पर। सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास आज का, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। क्या क्या कैलकुलेट करना है आपको, एक तो फ्रीक्वेंसी न्यू कैलकुलेट करना है, दूसरा वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, न्यू बार। वेव नंबर मतलब न्यू बार। वेव नंबर 1/λ होता है। फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, c/λ ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ। वेवलेंथ कितना दिया गया है बच्चों आपको, 6000 एंगस्ट्रॉम। अब देखो आपको 6000 एंगस्ट्रॉम क्या दिया गया है बच्चों, लैम्डा दिया गया है, और आपको क्या क्या फाइंड करना है, म्यू फाइंड करना है। तो म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, c/λ। आपके पास c की वैल्यू है, आपके पास लैम्डा की वैल्यू, क्या आप म्यू फाइंड कर पाएंगे, यू कैन इजीली कैलकुलेट दिस थिंग। आपको न्यू बार कैलकुलेट करना है। वेव नंबर, वेव नंबर इक्वल्स टू क्या होता है, 1/λ, और लैम्डा की वैल्यू तो आपको गिवन है। तो दोनों ही चीज आप इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे। ये जो आंसर आ रहा है हम चेक कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए आप, न्यू इक्वल्स टू c/λ, वही फॉर्मूला लगा दिया। c की वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸ होता है बच्चों, और आपको लैम्डा कितना दिया है, 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ पर 3 × 10⁸, ये मीटर पर सेकंड था इसका यूनिट, और ये मीटर आ गया, तो मीटर से मीटर तो कैंसिल हो जाएगा, और आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, सेकंड इनवर्स। तो न्यू क्या हो गया, 5 × 10⁻14 सेकंड इनवर्स। समझ में आ गया बच्चों। अभी नेक्स्ट वेव नंबर कैलकुलेट करना है। वेव नंबर न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, न्यू बार इक्वल्स टू 1/λ। फॉर्मूला पता है आपको, बस आपको सिर्फ लैम्डा की वैल्यू रखनी है। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 6000, और 10⁻⁻10 क्यों किया है, क्योंकि एंगस्ट्रॉम को आपने किस में कन्वर्ट कर लिया है, मीटर में।
तो आपको न्यू बार कितना आ गया है 1.66 इंटू 10⁶ मीटर इनवर्स। दोनों आंसर आ गए बच्चों। कैलकुलेशन आप अच्छे से करके चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 2। पहले अच्छे से आप एग्जांपल को पढ़ेंगे, क्या दिया गया है और क्या आपको पूछा है। देखते हैं पहले। A radio station is broadcasting at 1000 megahertz frequency. If the distance between the radio station and receiver set, radio station and receiver set के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों 300 किलोमीटर्स। How long would it take the signal to reach the set from radio station? Also calculate wavelength and wave number of these radio waves. How long would it take the signal to reach the set from the radio station? पहले तो आपको वो कैलकुलेट करना है, आफ्टर दैट वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, वेव नंबर कैलकुलेट करना है ऑफ दिस रेडियो वेव्स। तो बच्चों हमें क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी दिया गया है ना, और डिस्टेंस दिया गया है रेडियो स्टेशन और रिसीवर के बीच का, और हमें जो कैलकुलेट करना है वो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहां पर देखना है द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। हमें पता है कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। सबसे पहले अगर हमें टाइम निकालना है तो टाइम कैसे निकालेंगे बच्चों, हम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, है ना। यहां पर आपको डिस्टेंस कितना दिया है 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 300 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना है बच्चों 3 इंटू 10⁸। तो आपको सबसे पहले टाइम कितना आ जाएगा 1 इंटू 10⁻³ सेकंड। पहला आंसर आ गया आपका। नाउ द वेवलेंथ, अगर आपको वेवलेंथ निकालना है, हाउ कैन वी कैलकुलेट वेवलेंथ, हमारे पास फॉर्मूला होता है न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा। अब हमें लैम्डा कैलकुलेट करना है, हमारे पास न्यू भी है और सी भी है, बस डिवाइड कर देंगे हम। सी की वैल्यू तो 3 इंटू 10⁸ होती है बच्चों, और न्यू कितना है 100 इंटू 10⁶। मेगा दिया है तो कितना हो जाएगा वो 10⁶। तो कितना आ जाएगा आपको वेवलेंथ 3 मीटर। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, इजीली आपको आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है वेव नंबर। अब वेव नंबर क्या होता है, न्यू बार इक्वल्स टू क्या होता है 1 बाय लैम्डा। अभी देखिए बच्चों आपको यहां पर कितना लैम्डा मिल गया 3 मीटर, तो 1 बाय लैम्डा 1/3 करोगे तो कितना आएगा 0.33 मीटर इनवर्स। वेव नंबर आ जाएगा बच्चों, आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। वैसे तो लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है, बट वेव के साथ साथ लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है, मतलब ड्यूअल बिहेवियर ऑफ लाइट है। यहां पर हम पार्टिकल नेचर की बात करेंगे लाइट की। लाइट इज एसोसिएटेड विद पार्टिकल नेचर which can be illustrated by the following properties। ये कुछ प्रॉपर्टीज है जिनके बिहाफ पे आप बता सकते हैं कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर रखता है। सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सेकंड वन इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थर्ड वन इज वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड विद टेम्परेचर, एंड फोर्थ वन इज ए स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। इन 4 अलग अलग प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे हम बता सकते हैं कि जो पार्टिकल नेचर होता है लाइट का। व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है बच्चों, वो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन, अ बॉडी विच कैन एब्जॉर्ब और इमिट रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज नोन एज ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या होती है, जो कोई भी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन हो उसको एब्जॉर्ब करती है और इमिट करती है, उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी।
एंड द रेडिएशन इमिटेड बाय सच बॉडीज इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और उससे जो रेडिएशन निकलती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। द फ्रीक्वेंसी distribution of emitted radiations of black body depend only on temperature. The frequency distribution है of emitted radiation of the black body is only depend on its temperature, यानी कि ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इमिशन कितना होगा वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बच्चों? टेम्परेचर के ऊपर। The intensity of emitted radiation वेरीज विद वेवलेंथ, वेवलेंथ के साथ ये वेरीज होती है। एज द वेवलेंथ डिक्रीज द इंटेंसिटी इंक्रीज, जैसे जैसे वेवलेंथ कम होगा इंटेंसिटी बढ़ेगी। एंड रीचेज ए मैक्सिमम एंड अगेन डिक्रीज, वो मैक्सिमम पे पहुंचने के बाद वापस डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ये जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इमिटेड रेडिएशन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, और इंटेंसिटी जो है इमिटेड रेडिएशन की वो वेरीज होती है वेवलेंथ के साथ, और जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज होता है इंटेंसिटी इंक्रीज होती है और मैक्सिमम पहुंच के वापस डिक्रीज हो जाती है। इसको समझने के लिए हम एक यहाँ पर ब्लैक बॉडी का एक ग्राफ देखेंगे। उस ग्राफ से ये जो लास्ट 2 पॉइंट्स है वो हमें इजीली क्लियरिफाई हो जाएंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये ग्राफ में क्या दिया है देखिए आप, यहाँ एक्स एक्सिस पे क्या है आपको वेवलेंथ, नैनोमीटर में वेवलेंथ दिया गया है। वाई एक्सिस में क्या है? इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी ऑफ द वेवलेंथ है। आप देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ने पर ये बढ़ रहा है, जैसे यहाँ 3000 केल्विन टेम्परेचर है, 4000 केल्विन है एंड 5000 केल्विन। टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ रहा है, एक मैक्सिमम होने के बाद वापस वो डाउनफॉल आता है। ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ फिजिक्स बताता है 5000 से ऊपर में होगा तो ये ऐसा शो करेगा। तो हमें जो लास्ट 2 पॉइंट थे वो यहाँ क्लियर हो जाते हैं कि इधर एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ बढ़ रहा है, वेवलेंथ और इंटेंसिटी का क्या रिलेशनशिप है, टेम्परेचर क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो भी हम यहां से समझ सकते हैं। नेक्स्ट, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ये प्लांक का क्वांटम थ्योरी क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लांक क्वांटम थ्योरी। कभी कभी इसके बेस्ड न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में मिलते हैं, है ना। ऑल बॉडीज इमिट और एब्जॉर्ब रेडिएशन ओनली इन दिस पैकेट ऑफ एनर्जी इज नोन एज क्वांटम। प्लांक का क्वांटम थ्योरी क्या कहता है कि कोई भी बॉडीज हो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है या इमिट करती है, तो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्वांटम। इट इज नोन एज क्वांटम। ईच क्वांटम इज एसोसिएटेड विद एन एनर्जी विच इज proportional to its frequency. E is directly proportional to nu, और यहां पर आ जाता है E equals to h nu, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट क्या बताता है, एनर्जी is directly proportional to its frequency, directly proportional to mu। तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट चाहिए होगा, तो यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में क्या रखा, h, प्लांक्स कांस्टेंट, वेयर h क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट। वैल्यू क्या होती है 6.625 into 10 raised to minus 34 जूल into सेकंड। ये इंपॉर्टेंट यूनिट है बेटा, आपको याद रखना पड़ेगा। प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू 6.625 into 10 raised to minus 34 जूल into सेकंड। E equals to h nu, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में आपको। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में हम बात करेंगे इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन टेक प्लेस ओनली इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम ही होता है, यानी n की वैल्यू जो है वो इंटीग्रली होने वाली है। E इक्वल्स टू एन एच न्यू, या न्यू को हम आप क्या लिख सकते हैं, c बाई लैम्डा, क्योंकि हमें पता है न्यू को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, c बाई लैम्डा। तो सिर्फ न्यू की जगह हमने क्या लिख दिया, c बाई लैम्डा।
एन ऐसा कैसे ही रखा, एच प्लांक कांस्टेंट है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, एंड लैम्डा क्या है उसका, वेवलेंथ। यहाँ एन की वैल्यू क्या होने वाली है, 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी एन इंटीग्रल है यहाँ पर। समझ में आया बच्चों? थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।